पाकिस्तान का इलाका बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का इलाका कोयटा, जहाँ पर 36 सील बॉक्सेस में चांदी ट्रांसफ़र की जा रही थी। चांदी बज़ाहिर बताया जा रहा था कि चांदी है, ज़ब्तशुदा चांदी है, जो PIA की एक फ़्लाइट से लाहौर पहुँचाई जानी थी। जब वो लाहौर पहुँचने से पहले, जब उसको फ़्लाइट पे रखने से पहले, जब उन बॉक्सेस को अनबॉक्स किया गया, उनको खोला गया, 400 किलोग्राम चांदी की मुमासलत जो है वो, उस मुमासलत से जो उन्होंने है उसको तब्दील कर दिया था उन बॉक्सेस को, और उन बॉक्सेस में जो है चांदी के अलावा कुछ और था। कोयटा की रोड है, वहाँ पर एक गाड़ी जा रही है, उसी गाड़ी से मुमासलत रखती हुई दूसरी गाड़ी उसे क्रॉस करती है और आगे जाकर वो गाड़ी तब्दील हो जाती है। चांदी के डब्बों वाली गाड़ी वहाँ से गायब होती है मुबैना तौर पर, और जो है दूसरी गाड़ी जिसमें 36 करोड़ रुपए मालियत के 400 किलोग्राम चांदी जो है वो मौजूद थी, और वो अचानक गायब हो जाती है। ये स्टोरी किसी इंग्लिश फिल्म से माखूज़ मैं आपको नहीं बता रहा, ये स्टोरी मैं आपको किसी बॉलीवुड की मूवी से माखूज़ होकर नहीं बता रहा। ये वारदात दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर कोयटा में ये वारदात सामने आई है। और कस्टम हुकाम का इस हवाले से कहना है कि जो है 36 सील शुदा बॉक्सेस जो है लाहौर में खोले गए, तो इंकशाफ हुआ कि 400 किलोग्राम चांदी को इस वज़न में मुमासलत रखती हुई पैकिंग वाली नकली शीशे की ईंटों से तब्दील कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि कस्टम हुकाम की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि सेफ सिटी कोयटा की CCTV फुटेज से इस बात की तस्दीक हुई है कि इस जो चांदी को शीशे में तब्दील किया गया, वो बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में इस मामले पर जो है वाक़फ़े हाल कहते हैं कि कस्टम्स के एक सीनियर एहलकार ने जो है नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि कस्टम कलेक्टरेट कोयटा जो है वो उसकी जानिब से खालिस चांदी जो है पाकिस्तान मिंट हाउस लाहौर में जब उसका तजिया किया गया तो मालूम हुआ इसकी निस्फ से ज़ायद जो मिकदार है सिरे से चांदी ही नहीं है। और इनके मुताबिक ये तजियाती रिपोर्ट कोयटा ऑफिस के साथ शेयर की गई, जिसकी बुनियाद पर तहकीकात का आगाज़ किया गया और एक मुकदमा जो है वो इंदराज किया गया आज से तकरीबन 2 रोज़ कबल 13 अप्रैल को। और उसके मुताबिक जो है 36 करोड़ की चांदी जो है मुबैना तौर पर जो है गायब की गई, और इस हवाले से 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने का दावा किया जा रहा है। और इन 2 मुल्ज़मान का नाम जो है आरफ अली जमानी और समीउल्लाह उचकज़ई, इन दोनों के नाम हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा बैकग्राउंड और आपको बता दूं अगर तो हमारे जो रईसुल अखबार के चीफ एडिटर और रईस डिजिटल के जो रूए रवां हैं, आपने बहुत सारी उनकी वीडियोस भी देखी होंगी। सबसे पहले उन्होंने अपनी एक्स पर ये ख़बर जो है पोस्ट की, और उसके बाद जो है ये ख़बर सामने आई और जो कस्टम की जानिब से इस पर मुकदमा का इंदराज किया गया। और मुकदमे के इंदराज के बाद ये स्टोरी हाईलाइट हुई। उसके बाद न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया में भी ये खबर प्रॉपर हाईलाइट हुई। इस तरह ये एजाज़ समझा जाएगा हमारी जानब से कि ये रईस डिजिटल और रईसुल अखबार की एक स्टोरी, एक्सक्लूसिव स्टोरी, जिस पर मुल्की ख़जाने को 36 करोड़ रुपए का मुबैना नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, जिसको बेनकाब किया। रईसुल अखबार के चीफ एडिटर शाहनवाज़ खान की जानिब से एक मुस्तरद खबर उनकी जानिब से सामने आई। अब इस खबर के मंदजात की तरफ चलते हैं, जहाँ पे न सिर्फ शाहनवाज़ खान की तरफ से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी सवालात उठाए गए। थोड़ा सा मैं आपको ज़राए के हवाले से अपनी चीज़ें बता दूँ जो हमें मालूम हुई है। ज़राए के मुताबिक हमें पता लगा है कि आरफ अली जमानी, इसकी तैनाती जो है सुलेमान नामी एक प्राइवेट टाउट के बारे में कहा जा रहा है कि उसने की थी। और इस सुलेमान के पीछे कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी तरफ भी हम आएंगे अपनी स्टोरी में थोड़ा आगे जाकर के ये सुलेमान कौन है। और इस सुलेमान ने एक अच्छी पोस्टिंग के लिए जो है आरफ अली जमानी जो एक मुलजिम है, इसमें को अक्यूज़ड है इस FIR में 36 करोड़ की मुबैना तौर पर, उसको अच्छी पोस्टिंग दिलवाने में उसके पीछे किसका हाथ था, सुलेमान ने किसने सुलेमान को कहा कि वो उससे जाके राब्ता करे। चंद जो है वो मैं आपको और भी बताता चलूँ कि इसमें जो उस वक्त जो डॉक्टर करम लाई कलेक्टर इन्फोर्समेंट कोयटा थे, जिनके बारे में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ एक ऑफिसर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक बहुत बड़ी मायना खेज बात है। उनका यही कहना था कि ये कच्चे मकान में रहते हैं, इनके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं। मैं आपको बात कर रहा हूँ करमलाई कलेक्टर इन्फोर्समेंट कोयटा जो उस वक्त तैनात थे, उनके बारे में उन्होंने स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी। और उनको
کا दावा था कि मैं उन्हें किसी सूरत भी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, और उन्होंने अपने दावे में ये भी कहा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एफबीआर एक माफिया बन चुका है। माफिया उन्होंने क्यों कहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने उनको, मुफ्ती साहब ने किस नज़रिए से, किस कंटेंट में उनको माफिया गर्दाना। और एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये जो बॉलीवुड की सीन के मुताबिक गाड़ियाँ तब्दील हुई, जो गाड़ी पहले गई है सर्फ गाड़ी, जो असल गाड़ी थी उसके बिल्कुल मिलती जुलती जो गाड़ी थी, उसका नंबर भी वही था, वो उसी ऑफिसर के घर से निकली। तो इसका मतलब है कि कस्टम ऑफिसर्स के पास नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ भी हैं, क्योंकि उस गाड़ी के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई हैं, उनमें भी मुख्तलिफ़ इंकशाफात भी सामने आए हैं। जो शाहनवाज़ ने अपनी ट्वीट में जो उन्होंने इंकशाफ किया है, बहुत सारे सवालात जो है उनकी तरफ से जो है वो उठाए गए हैं। कि सबसे अहम सवाल उनकी तरफ से ये उठाया गया कि एफबीआर के पूरे सिस्टम पर उनकी तरफ से ये सवाल उठता है कि कलेक्टर्स कौन लगाता है, पोस्टिंग कौन करता है। उनका कहना है कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि चेयरमैन एफबीआर और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन खुद कलेक्टर्स की तैनाती करते हैं। अगर खुद वो उनकी तैनाती करते हैं तो जाहिर है उनके तमाम अमाल का जवाब भी इनको देना होगा। इसके अलावा अगर मज़ीद उनके बारे में बात करें तो उनका कहना है कि मेरा सवाल उनसे ये भी बनता है कि इन्हें ग्राउंडर या लेटर्स का अंदाज़ा है, क्या वो इस सिस्टम की गहराई को समझते हैं? अगर वो इसकी सिस्टम की गहराई को नहीं समझते तो उन्हें इस सीट पर रहने का कोई हक नहीं होता, ना उन्हें हक हासिल है, ना वो हक रखते हैं। ये वाक़या बज़ाहिर शाहनवाज़ साहब के बकौल के बज़ाहिर ये एक मामूली वाक़या नहीं, एक गैर मामूली वाक़या है, क्योंकि इस वारदात की प्रॉपर प्लानिंग की गई है। एक दिन की बात नहीं है, इसको पूरा प्लान किया गया, पूरा एक फ़िल्मी तरीके से इसको फ़िल्माया गया, इसको सीन किया गया। इसका सीन शायद इसकी कहीं उसी रोड पर रिहर्सल भी की गई हो, शायद उसकी तफ्तीश की जाए तो उस रिहर्सल की भी सीसीटीवी फुटेज इनको दस्तयाब हो सके कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और उनको वो हेल्प आउट हो सके कि इनके साथ मज़ीद कौन से लोग मुलव्वस हैं, कितने और मुल्ज़मान इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। और इतलात के मुताबिक जो ऐसी, शाहनवाज़ साहब कहते हैं, ऐसी जो गाड़ी तैयार रखी गई थी वो न सिर्फ शक्ल व सूरत बल्कि रजिस्ट्रेशन, फिर वही बात आ जाती है कि अगर रजिस्ट्रेशन भी सेम है इसका मतलब एनपीसी गाड़ी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ी है। नॉन पेड गाड़ी है, इसका मतलब है कि इन कस्टम अफसरान के घरों में, इनके वेयर हाउसेस में जो हैं वो इनके ज़ेरे इस्तेमाल नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, और इनको कौन पूछेगा, इनकी विजिलेंस कौन करेगा। इसके अलावा जो है ये भी दावा सामने आया है ज़राए के मुताबिक कि ये जो चोरी शुदा चांदी थी ये अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुकी है। वो अफ़गानिस्तान जिससे इस वक्त हम हालत जंग में हैं, और ये 36 करोड़ मालियत की चांदी ना जाने वो हमारे दुश्मन के हाथ लगेगी और वो इसका इस्तेमाल किस तरह से करेगा, वो वहाँ मुंतकिल हो चुकी है। और वहाँ पर जो है जिन लोगों को ये फ़रोख्त की गई है वो भी रकम लेकर गायब हो चुके हैं, और उनके बारे में भी अब उनको भी ढूंढना, तलाश करना एक कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं इस वारदात के बाद के मुसलसल 1 साल से ज़ायद अरसे से कस्टम्स के मुख्तलिफ वेयर हाउसेस में सामान गायब होने की मुसलसल रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें एनपीसी गाड़ियाँ हैं, जिसमें उनके पार्ट्स हैं, चोरी शुदा सिगरेट हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, खुश्क दूध है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, टायर्स, डीज़ल। कहीं आग लगा के रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया जाता है, कहीं चोरी हो जाती है, कहीं रिकॉर्ड का सिरे से इंदराज ही नहीं किया जाता, लॉग बुक ही मेंटेन नहीं की जाती, और कोई भी इस बारे में इनसे पूछने के लिए नहीं है, रवादार नहीं है कि कैसे इनको मालूम होगा। और जब कभी मीडिया इस बारे में सवाल करता है तो कलेक्टर साहबान और एडिशनल साहबान जवाब देने की बजाय अपनी ईमानदारी के, अपनी फर्शनासी के हदीसों और कुरान का हवाला दे के बताते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने इस तरह किया, और वो अपने किस्से और मजहबी और अखलाकी बातों के पीछे जो है वो छुपने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब से एक गुजारिश है कि उस वक्त के कलेक्टर थे डॉक्टर करमलाई, क्यों ना उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। उनको किस वजह से आप रिलीफ दे रहे हैं? कलेक्टर साहब जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके इल्म में था, इनकी मूवमेंट जितनी थी इन 2 अशखास की इस गाड़ी के हवाले से, इस सामान की तरसील के हवाले से, 36 करोड़ रुपए के 400 किलो चांदी का सामान जिसकी तरसील होनी थी, इसके बारे में डॉक्टर करमलाई को पूरी तरह मालूम था। वो उनके साथ मुसलसल राब्ते में थे, हालांकि बाय रूल जो है वो वेयर हाउस के डीसी
سے جو ہے وہ رابطے میں انہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کے رابطے میں بالکل نہیں تھے، بلکہ کرم الہی سے مسلسل رابطے میں تھے۔ ذرائع کا اس حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ جبکہ اس دن ایڈیشنل ڈائریکٹر بھی غیر معمولی طور پر جو ہے، ایڈیشنل کلیکٹر بھی جو ہے وہ غیر معمولی طور پر چھٹی پر تھے۔ ایک حماد نامی ڈی سی صاحب کا نام جو ہے وہ بار بار لیا جا رہا ہے، ان کو اس واقعے میں مبینہ طور پر ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں اپنے سننے والے جو ہے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حماد صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی لاہور اپنی پروموشن کی ٹریننگ پر موجود ہیں۔ ان کا اس واقعے سے شاید کوئی لینا دینا نہ ہو، اور ان کو خام خواہ اس معاملے میں ملوث کر کے شاید سیف پیسج دیا جا رہا ہے کچھ افسران کو، شاید ڈاکٹر کرم الہی کو سیف پیکج دیا جا رہا ہے۔ کچھ سوالات میں جاتے جاتے اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں سسٹم ہے کسٹم کا، بڑا غیر واضح سا سسٹم ہے، اس میں اربوں خربوں روپے کی، میرا سوال میں بتانا چاہوں گا اپنے افسران کو، اپنے پرائم منسٹر صاحب کو، اپنے ان معزز افسران کو جو نیک نیتی سے اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، کہ کسٹم کی جو حالیہ صورتحال ہے اس کو بالکل اس کا باریکی سے آپریشن کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر کرم الہی جیسے مبینہ طور پر افسران جو اپنا سفید پوشی کا لبادہ اوڑھ کر اور چیف منسٹر سے پریس کانفرنس کرا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل کسی بھی معاملے میں ملوث نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے تعیناتی کے لیے سب سے پہلے ان کا تمام بیک گراؤنڈ ریکارڈ حاصل کرنا چاہیے، نہ صرف بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو جیسے افغانستان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسمگل ہو گئی ہے، دشمن ملک کے ہاتھوں ہمارا اربوں روپیہ جو جا رہا ہے وہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہے، دہشت گردی کے لیے ہمارے بچوں کے لیے کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ہمارے شہریوں کے لیے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو بہتر صورتحال یہی ہے کہ اس کسٹم کا باریکی سے آپریشن کیا جانا چاہیے، اس کسٹم افسران کا، ان ویئر ہاؤسز کا، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی پراپر جو ہے وہ لاگ بکس تیار ہونی چاہیے، پراپر چیزوں کو مانیٹر کیا جانا چاہیے، تب جا کر کہیں ہم ساری جو ہے صورتحال ہم پر واضح ہوگی، اور تب جا کر پتہ لگے گا کہ کیسے یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ کس جانب جا رہی ہے۔ شاید اس پر اگر مزید کام کیا جائے تو کچھ اور بھی چیزیں سامنے آ سکیں، ہم بھی اس پر کام کریں گے، ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم بھی اس پر کام کریں گے، ہم مزید بھی اسٹوری کا فالو اپ دیں گے، مزید لوگوں کو بے نقاب کریں گے، اور اس کے علاوہ ویئر ہاؤسز میں کون سا سامان کیسے چوری ہوتا ہے، کون چوری کرتا ہے، کون آگ لگاتا ہے، کون سا ڈیزل، کون سا پیٹرول کہاں سے آتا ہے، کون سے جعلی سگریٹ کہاں سے آتے ہیں، کون سا مال کہاں سے کتنا بنایا جاتا ہے، اور کون سے ذرائع سے کیسے ڈیجیٹل کرنسی سے مال جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اب ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے، اور اس کو کیسے پیسوں کو کس شیپ میں جو ہے وہ رشوت کے پیسے جو ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اس تمام صورتحال پر ہم اپنے آئندہ آنے والے ویلاگز میں آپ کو تفصیل سے بتاتے رہیں گے۔ یہ تو پہلی قسط تھی، ابھی قسطیں اور آنی باقی ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔